दोस्तों, तो कैसे हो आप? भगवान की कृपा से आप सब सही हो। मैं इस कहानी को जरूर सुनना और कहानी से आपको सीख मिले तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब और लाइक करना। जय श्री राम। गांव की उस ठिठुरती सर्द रात में जहां पड़ोस के घरों से बच्चों के हंसने की आवाजें आ रही थीं, वहीं रामलाल के घर में मौत जैसा सन्नाटा पसरा था। रामलाल, जिसने कभी बड़े बड़े भोज में राजाओं की तरह 56 भोग परोसे थे, आज अपनी ही बहू की जली हुई और सख्त रोटियां निगलने को मजबूर था। किस्मत का खेल देखिए, जिस हाथ ने सबको खिलाया, आज वही हाथ कांप रहे थे। थाली को पैर से जमीन पर घसीटते हुए, लो निगल लो इसे। सारा दिन खटिया तोड़ते हो, कम से कम ये जली रोटियां तो खा ही सकते हो। और सुन लो बुढ़े, कल सुबह सूरज निकलने से पहले आंगन चकाचक साफ मिलना चाहिए। मुफ्त की रोटियां तोड़ना बंद करो। तुम्हारी इस खांसी और मनहूसियत ने घर का सुकून छीन लिया है। बेटी, गला सूख रहा है। अगर थोड़ा सा गुड़ का टुकड़ा मिल जाता तो ये सूखी रोटी अंदर उतर जाती। गुड़ चाहिए इन्हें? अरे अपनी औकात देखिए। जब से मां गई है तुम हमारे सिर पर बोझ बन गए हो। सच तो यह है कि तुम्हें भी मां के साथ ही चले जाना चाहिए था। अब यहां हमारे टुकड़ों पर पल रहे हो और नखरे ऐसे जैसे अभी भी किसी रियासत के रसोइये हो। बेटा, जिस दिन तू पैदा हुआ था उस दिन मैंने पूरे गांव को घी के लड्डू खिलाए थे। तुझे अपनी हथेलियों पर छांव देकर बड़ा किया। क्या यही दिन देखने के लिए मैंने तुझे काबिल बनाया था? तभी 7 साल का पोता गोलू दौड़ता हुआ आता है और रामलाल के गले लग जाता है। उसकी आंखों में गुस्सा और दुख दोनों हैं। पापा, आप दादाजी को ऐसे क्यों बोल रहे हो? जब मुझे डर लगता है तो यही दादाजी मुझे अपनी गोदी में सुलाते हैं। माँ, आपने इन्हें जली हुई रोटी क्यों दी? क्या आप मुझे भी बड़े होकर ऐसी ही रोटी दोगी? चुप कर गोलू, तू नहीं जानता, ये बूढ़े लोग सिर्फ परेशानी बढ़ाते हैं। जा अपने कमरे में। नहीं जाऊंगा। पापा, दादाजी बोझ नहीं है, ये तो हमारे घर का आशीर्वाद है। आप कहते हो ना कि ये आपके टुकड़ों पर पल रहे हैं, पर दादाजी ने तो मुझे बताया था कि ये घर और ये खेत उन्होंने अपनी मेहनत से बनाए हैं। फिर ये आपके टुकड़े कैसे हुए? गोलू, तू छोटा है, बड़ों के बीच मत बोल। रामलाल का दर्द तो फिर भी खुले आसमान के नीचे था, जिसे हवाएं सहला देती थीं। पर नेकी राम की सिसकियां उन 4 दीवारों के पीछे दम तोड़ रही थीं, जिन्हें उसने खुद अपने पसीने से सींचा था। उसका बेटा पवन और बहू शीला ने उसे घर के पीछे एक ऐसे स्टोर रूम में फेंक दिया था जहां कबाड़ और मकड़ी के जालों के सिवा कुछ न था। उस अंधेरी कोठरी में नेकी राम का वजूद भी उस पुराने सामान जैसा हो गया था जिसे अब कोई छूना नहीं चाहता। शीला, उफ, कितनी सड़ांध और बदबू आती है इस काल कोठरी से। पवन, कल इस बुढ़े के बर्तन एकदम अलग कर देना। मेरे बच्चों को सख्त हिदायत है कि इनके हाथ का छुआ पानी भी ना पिएं, कहीं कोई बीमारी ना लग जाए। और हाँ, आज इन्हें रात का खाना मत देना, सजा मिलनी चाहिए इन्हें। आज गलती से इन्होंने दीवान खाने के सोफे पर हाथ रख दिया था, सारा सोफा गंदा कर दिया। बेरहमी से कमरे के अंदर झांकते हुए, बिल्कुल सही कह रही हो शीला। पिताजी, आपकी वो पुरानी डायरी और वो टूटा हुआ चश्मा मैंने आज सुबह ही कूड़े के ढेर में फेंक दिया है। अब आपको पढ़ने लिखने की क्या जरूरत? आप बस इस अंधेरे कोने में पड़े रहिए और अपनी मौत का इंतजार कीजिए। हमारी जिंदगी में दखल देना बंद कर दो। बेटा पवन, अपनी जवानी की एक एक पाई जोड़कर मैंने ये आलीशान घर बनाया था ताकि तू और तेरे बच्चे सुकून से रह सकें। आज उसी घर का एक कोना मुझे नसीब नहीं। आज मुझे ही तू कूड़ा कह रहा है। जिस चश्मे से मैं तुझे पढ़ते हुए देखता था
उसे ही फेंक दिया। तभी नेकीराम की 6 साल की पोती पिंकी चुपके से कमरे में दाखिल होती है। उसके हाथ में एक छोटी सी पानी की बोतल और अपनी टिफिन से बची इन बातों की भनक ज्योति को लगी तो वो मीरा को लेकर सीधा सरपंच के वहां पहुंची। सरपंच जी, हमें आपसे इंसाफ चाहिए था। मेरे माँ बाबूजी की जमीन पर मेरे चाचा जबरदस्ती का दावा कर रहे हैं और आप लोग उनका साथ दे रहे हैं। मुझे आपसे यह उम्मीद नहीं थी। हम कोई अबला नहीं है, हम ऐसे चुप नहीं रहेंगे। सरपंच जी, ऐसे कैसे कोई भी आकर हमारी जमीन हड़प लेगा? थोड़े समय बाद धर्मपाल, विमला और कमल भी वहां पहुंच गए और वहां पर नाटक करने लगे। सरपंच जी, हम तो बस इनकी भलाई चाहते हैं। भाई की मौत के बाद हमने ही इन्हें पाला है। आप तो यह अच्छे से जानते हैं। और अब जब लड़कियां बड़ी हो गई तो हमें बदनाम कर रही हैं। जरा सोचिए, क्या यही इंसानियत है? ज्योति बेटी, तुम्हारे चाचा तो ठीक कह रहे हैं। तुम लोग तो एक ही परिवार के हो। परिवार के बीच यह झगड़ा क्यों? वैसे भी सरकारी कागजात के हिसाब से तुम्हारी जमीन में इनका भी हक है। ऐसे कैसे सरपंच जी? यह लोग हमारी मजबूरी को देखकर हमारा फायदा उठाने आए हैं। यह कोई परिवार नहीं है, ये बस जमीन के लालच में परिवार होने का दिखावा कर रहे हैं। ये सब बात चल ही रही थी कि तभी पटवारी भी वहां आ जाता है। हरिश्चंद्र की जमीन कानूनी तौर पर सिर्फ उनकी नहीं है, इसमें उनका भाई धर्मपाल का भी हिस्सा है। ऐसे कैसे? तुम लोग तो बस कागजात के बारे में बोल रहे हो, लेकिन क्या सबूत है कि हमारी जमीन का चाचा जी भी हिस्सेदार है? हाँ, ज्योति बिटिया बात तो सही कह रही है। तुम लोग कुछ पुख्ता सबूत भी पेश करो, तब जाके मैं पंचायत बुलाकर सही फैसला ले पाऊंगा। सरपंच के मुंह से यह सुनने के बाद धर्मपाल, विमला और कमल थोड़ा हताश जैसे नजर आए और वे लोग वहां से निकल गए। अरे पटवारी, तुम किसका इंतजार कर रहे हो? तुमको नहीं जाना उनके पीछे पीछे? कितने पैसे खिलाए थे मेरे चाचा ने। ज्योति के ताना सुन के पटवारी शर्म से वहां से निकल जाता है। बिटिया, मुझे गलत मत समझना। मेरे आंखों के सामने जो आया मैंने उसे ही सच मान लिया। इस बार मैं अच्छे से जांच पड़ताल करके एक नतीजे में पहुंचूंगा। आगे से मैं धर्मपाल के बातों में नहीं आऊंगा। और वे लोग तुम दोनों के मजबूरी का फायदा उठाना चाहते हैं तो मैं तुम लोगों को न्याय और उन लोगों को कड़ी सजा दूंगा। सरपंच के मुंह से यह सुन के दोनों ने थोड़े राहत की सांस ली और थोड़ा शक, थोड़े खुशी के साथ घर लौटे। रात होते ही दोनों बहनें फिर से चारपाई में बैठ के बात करने लगते हैं। दीदी, आपको क्या लगता है कि हमारी जमीन हमारे पास रहेगी या फिर हमारे कपटी चाचा चाची को मिलेगी? हाँ मीरा, मैं भी वही सोच रही हूँ। उन लोगों का कोई भरोसा नहीं। वे लोग इतने लालची हैं कि हमारे साथ कुछ भी कर सकते हैं। माँ बाबूजी के जाने के बाद उन लोगों ने अपना असली रंग दिखना शुरू कर दिया है। यही सब चिंता में दोनों बहनों ने मुश्किल से अपनी रात काटी। गांव की हवाओं में हल्की सरसराहट थी। आसमान में बादल थे पर बारिश का कोई नाम ओ निशान नहीं। लेकिन ज्योति और मीरा के मन में बहुत कुछ उमड़ रहा था, जैसे भीतर कोई तूफान उठ रहा हो। घर का आंगन सूना था और बहनों के चेहरों पर चिंता की लकीरें साफ झलक रही थीं। दीदी, आज खेत चलें क्या? वो जो पिछली बार की सब्जियां बची थी, कहीं किसी जानवर ने नुकसान तो नहीं कर दिया होगा। कभी कभी किसी की गाय बकरी आ जाती है और पूरा नुकसान कर देती है। हाँ मीरा, चलो, खेत को देखने से मन भी हल्का हो जाता है। और बाकी बची हुई सब्जियां बेचने के लायक हो गई कि नहीं, साथ में देख लेंगे। लेकिन मुझे एक बात को लेके चिंता है। गाय बकरी का तो पता नहीं, बस कोई इंसान हमारे खेत को नुकसान ना पहुंचाए। वैसे भी हमारे अपने ही हमारी जमीन पर बुरी नजर डाले हुए हैं। दोनों बहनें खेत की ओर चल पड़ी।
रास्ते में पेड़ों की छाव थी और चिड़िया की सहल पहल।